विस्तार के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेबी प्रमुख एवं आर्थिक मामलों के सचिव के ताजा बयानों को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीचे की आधी आबादी के हाथों में पैसा और गरीबों की थाली में भोजन पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि क्या यह पेचीदा बात नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों के सचिव एक ही विषय पर एक ही दिन बोलते हैं। इन तीनों ने अर्थव्यवस्था पर बात करने की कोशिश की। चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि काश अर्थव्यवस्था एक सर्कस का शेर होता जो रिंग मास्टर की छड़ी के हिसाब से चलता। उनके मुताबिक जब तक सरकार नीचे के आधे परिवारों के हाथों में पैसा नहीं देती और गरीबों की थाली में खाना नहीं पहुंचाती, तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि जब भी कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो राज्य के सभी लोगों को यह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तमिलनाडु में अभी तक कोरोना संक्रमण के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, देश में अभी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के दौर में है। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। इस समय प्रशांत महासागर में बन रहे चक्रवाती सिस्टम के चलते देश में इसका असर तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। ताजा अनुमान है कि देश के 5 राज्यों में भारी से भी अति भारी बारिश का खतरा है। अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक गाड़ी से 8.5 लाख रुपए मिले। इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक कितनी रकम मिली, जिस गाड़ी से ये रुपए मिले वो किसकी थी, इस बारे में कोई अधिकारी कुछ नहीं बता रहा। सदाकत आश्रम में गाड़ी से रुपए मिलने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी गाड़ी से पैसे मिले हैं तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं। यह सार्वजनिक जगह है और बहुत से लोग आते हैं। यहां किसी को आने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं, तो साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। समय के साथ कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। बिहार के बारे में आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे हैं और वहाँ परिवर्तन की हवा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ यूपीए गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोची में दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर भारतीय नौसेना के महिला पायलटों के पहले बैच का परिचालन किया गया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट शिवांगी अब डॉर्नियर विमान के जरिए सभी समुद्री टोही अभियानों के लिए तैयार हैं। इन महिला पायलटों को नौसेना की दक्षिणी कमान ने आज डॉर्नियर विमान के माध्यम से कार्य को अंजाम देने का दायित्व सौंपा। I'm Lieutenant Divya and I'm from Malvinagar, New Delhi. We are the first batch of women pilots of the Indian Navy, and this day marks the completion of our 3rd stage of flying, that is, the Dornier Operational Flying Training Course. We will soon be joining the frontline squadrons of the Indian Navy. असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने राज्य के वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। पूजा के अवसर पर मैं
असम की जनता को हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम करता हूं, शुभकामना देता हूं और नवरात्रि की इस आध्यात्मिक क्षण पर मेरा मानना है कि माँ दुर्गा की आशीर्वाद सबको मिलेगा और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अगले दिनों में हमारा समाज मजबूत होंगे, सब सुरक्षित होंगे, सब मिलकर एक समाज का शक्ति बढ़ाएंगे और खास करके दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं आम जनताओं को यही भी प्रार्थना करता हूं ताकि सब कोविड प्रोटोकॉल को मान के पूजा अर्चना। अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर के बीच पंजाब में लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर ट्विटर पर जंग छिड़ गई। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता रमेश बिधोड़ी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लोग सत्ता पर कैसे बने रहें, चाहे वो अमरिंदर हो चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल का और किसान का क्या मेल है? कोई मेल नहीं है केजरीवाल किसान का। और केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के किसानों को जो फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड, सोयल कार्ड आपने दिया क्या आज तक? तो वो राजनीति करते हैं केवल कि मोदी जी जो निर्णय जनहित के में गए उनका विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करते हैं वो लोग। ये लोग मोदी साहब से 1 महीने से समय लोग मांग रहे थे, व्यस्तता के कारण से। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर सरकार ने प्रचार चलाया कि अगर किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसकी फसल को मंडी में बेचने पर किसी तरह की परेशानी आड़े नहीं आएगी। लेकिन हरियाणा के टोहाना के गांव ठरवा के किसान महेंद्र सिंह की बात करें तो वह इस समय काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। किसान जब मंडी में अपनी फसल लेकर 5 अक्टूबर को आया तो मंडी में केवल उसकी फसल का कम ब्यौरा दिखाया गया, बाकी की फसल का कोई ब्यौरा नहीं था। दिक्कत क्या है उनकी कि उनकी बिल्कुल दर्ज नहीं है। उसने लेटर भी लिखा है, आपसे भी बातचीत। जी, उनका ऐसा है जी, हम शिकायत अपना मुख्य प्रशासक महोदय को भेज दिया है और वो हमारा ई खरीद पोर्टल है, हम वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाते हैं। उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाती है। उनकी समस्या का समाधान फिर मैं आज दोबारा ईमेल कर देता हूँ, आपके माध्यम से बता दूँ। और किसान को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, बिकवाएंगे सबकी, कोई दिक्कत। उसकी फसल अभी घर पे पड़ी हुई है, तो क्या कुछ और भी इंतजाम आप लोग करवाएंगे? कहीं मैंने दोबारा से ईमेल आज फिर कर देते हैं पर्सनली। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आज अंबाला पहुंचे, जहां भाजपा विधायक असीम गोयल सहित कार्यकर्ताओं ने धनखड़ का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए धनखड़ ने पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर पर हल्ला बोला। कैप्टन अमरिंदर मोटे अनाज खरीदने के बारे में, दलहन और तिलहन खरीदने के बारे में कोई कमिटमेंट उन कानूनों में नहीं करते। वो पतली गली से निकल गए। माल मोदी का, कमाल कैप्टन का। जिन फसलों का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केवल उन्हीं पे कानून बना रहा है। कहीं ये ऐसी शख्सियत है, ये परिवार, जो अपने से बाहर सोचता ही नहीं है। लोकसभा लड़े तो मेरा कुनबा, राज्यसभा जाएं तो शैलजा की भी टाल मारो, मेरा बेटा। विधानसभा लड़े तो हम। अभी भी बड़ौदा में कह रहा था मैं लड़ लूंगा। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल जी आ जाए, मैं लड़ लूंगा। अरे हुड्डा साहब, अपने से बाहर सोचो। 3 करोड़ का हरियाणा है, सब लोग हैं। इस आम आदमियों को आगे बढ़ने दो। हमने एक भी सारे कानून किसानों की आज़ादी के हैं। परमेंद्र ढुल टिकाऊ नहीं घुमाऊ हैं। चौधरी छोटूराम ने कहा था तुम्हारी रक्षा वो कर सकता है जो सरकार में हो। हम सरकार में हैं, मंडी चलाने के, एमएसपी पे बिक्री के ट्रस्टी हैं इस सरकार के बीच में। बाहर वाला आदमी केवल बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंदर की ताकत ही काम आती है किसानों। कांग्रेस पार्टी अब किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। यूपी के रायबरेली में इन दिनों धान खरीद केंद्रों पर किसानों से की जा रही कटौती और धांधली को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगर माने तो किसानों से धान की खरीद में नमी के नाम पर उगाही की जा रही है और इसी के साथ ही किसानों के नलकूपों का विद्युत बिल आसमान छू रहा है। इन सब मांगों को लेकर रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ कांग्रेसी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के जो जन और किसान विरोधी रवैये के कारण हमारे प्रदेश का किसान परेशान है। इस समय धान की फसल पककर तैयार हुई है। हमारा किसान, एक तो धान के क्रय केंद्र अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। जहां पर खुले हैं उनका धान वहां पर खरीदा नहीं जा रहा है। उनको नमी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उनसे अवैध वसूली की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 है, लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता मजबूरन उसको 800 रुपया, 1011 रुपये में बेचने के लिए मजबूर। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन प्रदर्शन के चलते इसका सीधा असर ट्रेनों पर हो रहा है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के कारण आगामी त्योहार स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द किया जा रहा है, तो साथ ही डिब्रूगढ़ लालगढ़ डिब्रूगढ़ रेल सेवा का मार्ग परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेल सेवाओं को रद्द किया जा रहा है। किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पे कुछ सेवाओं का रद्दीकरण, कुछ का मार्ग परिवर्तन और कुछ का आंशिक रद्दीकरण किया गया है। इसमें 12 त्यौहार स्पेशल सेवाओं का रद्दीकरण किया गया है, जिसमें जम्मू तवी अजमेर जम्मू, बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर, दिल्ली भटिंडा दिल्ली, श्रीगंगानगर दिल्ली श्रीगंगानगर, अजमेर अमृतसर अजमेर, ये 4 नवंबर तक रद्दीकरण रहेगा इनका। उसके अलावा 2 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। उसके अलावा 2 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है, जो कि शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी। आप यात्रा करने से पहले रेलवे की वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें कि आपकी ट्रेन कब तक कैंसिल्ड है और कब चल रही है। किसानों की तरफ से धान की पराली को जलाना प्रदेश में बड़ी दिक्कत बन रही है और सरकार की तरफ से किसानों को धान की पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसका असर मानसा के गांव बेणी बाधा में देखने को मिला, जहां कुछ किसान पराली को न जलाकर बल्कि वातावरण को साफ रखने में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, पराली की गांठें बनवा बिजली उत्पादन के लिए भेजने के साथ साथ पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसान पराली प्रबंधन के लिए मुआवजा और मशीनरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। डीसी किसानों से पराली को आग न लगाकर वातावरण को साफ रखने में सहयोग की मांग कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਖਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆਗਾ ਕੋਖਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 200 250 300 ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। वहीं पंजाब के अमृतसर में किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि पराली के निकास के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहा है। और इसके साथ ही किसानों का कहना है कि पंजाब से लगे लाहौर में पराली से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण होता है। यह सब किसानों को टारगेट करने की कोशिश है। पूरी तरह सचेत है हम लोग को, जो पंजाब का जो किसान है इतना को डर नहीं है, पूरी तरह सचेत है। और किसान की मजबूरी है, किसान मांग रहा है कि 6,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, या क्विंटल के साथ 200 रुपया बोनस का जोड़ा जाए, क्योंकि ये जो पराली का भुस्सा होता है इसको मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो सरकार जड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है भी 100 रुपया, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया भी 100 रुपया क्विंटल का इसको बोनस दो, पर ना तो पंजाब सरकार ने दिया है,
ना केंद्र सरकार ने इसमें कुछ दिया है। इसलिए किसान की मजबूरी है, किसान समझता है पोल्यूशन होता है, पर मजबूरी है, ये सारा 6% पोल्यूशन पर आई। हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने केंद्र के कृषि कानून को लेकर बात की और कहा कि कृषि कानून किसानों पर आत्मघाती हमला है, किसान सड़कों पर है। तो साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उस वक्त सड़कों पे, क्योंकि ये आत्मघाती कानून है और आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस सरकार ने किसानों के हित जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी भी जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके साथ है। हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो जाके पंजाब और हरियाणा में किसानों से बात की है और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, उनकी अगुवाई। हरियाणा के फतेहाबाद में फर्जी कागज तैयार कर किसान की गेहूं की फसल की 11,55,000 की राशि ठगने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहाबाद खाद्य आपूर्ति विभाग के DFSC क्लर्क और अनाज मंडी के 2 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने किसान की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दरअसल इन सभी लोगों ने मिली भगत कर किसान के नाम का एक झूठा शपथ पत्र तैयार किया और उसकी गेहूं की राशि खाद्य पूर्ति विभाग से व्यापारियों को दे दी। वहीं पता चलने पर किसान ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इसकी फसल के पैसे ना देकर कोई नकली ID वगैरह बनवाकर जो ना 11 लाख कुछ समथिंग पैसे जो है ना अपने इनके नकली साइन वगैरह स्कैन करके और जो है ना वो ले गया, जिस पर ये अभियोग इन चारों के खिलाफ अंकित किया गया और कार्रवाई जारी। तो कौन कौन शामिल है सर इसके अंदर? इसके अंदर अभी तक आरोप लगाया इसने कि एक तो अमित कुमार है, एक इसका पिता धर्मेंद्र है, एक प्रमोद कुमार और विकास, ये 2 जो है खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी। क्या पता है सर उनका दोनों का? इसका तो एक तो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर बताया। उधर पंजाब के भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने ऐलान किया कि हम SGPC चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसे पहले एफिडेविट देना होगा। वो किसी सियासी पार्टी से ना हो और सियासी पद नहीं लेगा, फिर जाकर उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव में हम ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ और ना ही शिरोमणि अकाली दल पार्टी के साथ और ना ही बीजेपी पार्टी के साथ कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 4 सीटों 59 उम्मीदवार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सभी सीटों पर अलग अलग बैलेट बॉक्स का इंतजाम किया गया। मतपत्रों के माध्यम से वोटिंग की गई और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी की गई। चुनाव में तो वोट देना तो हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है। तो बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वोट देने के लिए यहाँ आए हैं और 2 गज की दूरी तो हमें हमेशा रखनी ही है, साथ में मास्क वगैरह पर भी ध्यान देना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है और काम तो करना ही है। अगर काम नहीं किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी दिलाने का। हम लोगों ने भी पहले देख लिया बीजेपी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ। इसी बीजेपी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। बाढ़ आया था भी 18 जगह, कहाँ थे ये?
18 जिला प्रभावित थी, लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित थी। जो हमारे श्रमवीर मजदूर जो वापस आ रहे थे, किस प्रकार से 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चले, कोई सुविधा नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, सबके रोज़गार छूट गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये लोग एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने रोजगार नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बिहार 15 वर्षों से शासन करने का, और बिहार में क्या हुआ, सारे बिहार के उद्योग धंधे बंद हो गए थे। बिहार के लोग पलायन कर गए थे। बिहार में फर्र उद्योग खड़ा हो गया था और अवसर मिला तो कर नहीं पाए। अब लोगों को कह रहे नौकरी देंगे जा करके। हमारे पास तो मतलब प्लान उसका जा करके है। हम नौकरी ही की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 76% जो आबादी है जिसकी आजीविका कृषि जा करके। बिहार की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो हमारा है वो कृषि उसका रीढ़ जा करके, और कृषि में अनेक संभावनाएं हैं लाइट में जा करके। कृषि के साथ साथ हमारा प्लान है कि बिहार को प्रकृति ने वरदान दिया जा करके। बिहार में मखाना की खेती होती है, बिहार में जरदालू आम है, कतरनी चावल है, शाही लीची है, मघी पान है, पपीता है, केला है, ऐसे अनेक उत्पाद हमारे यहाँ करके। उसके लिए हमने पॉलिसी लाया है, बिहार कृषि उद्योग प्रोत्साहन नीति हमने लाया जा करके। हम प्रोसेसिंग के माध्यम से हम उसे ब्रांडिंग करके और देश के कोने कोने में ले जाने का काम। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी नेता नवल किशोर ने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधा। नवल किशोर ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन सिस्टम के खिलाफ गंदी राजनीति करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो सो कॉल्ड महागठबंधन है, वो सिस्टम के खिलाफ बात करना, सिस्टम के खिलाफ काम करना और किसी भी चीज को अपने तरीके से उसको डिमोरलाइज करके बातों को रखना, ये बहुत गंदी बात है और गंदी राजनीति है। इससे कोई तब्दील होने वाला नहीं है। ये कहा है, जो जिसके जुबान नहीं चलते हों तलवार चलते हों, ये जो बंदूक के संगीन पर सत्ता संभालने का काम करते हों। इसी बिहार में मसौरी जहानाबाद के इलाका में 10 वर्षों तक गांव में शादियां बेटियों के नहीं हो सकी। बाहर में जाके लोग शादी करते थे। एक एक स्कूलों के खिड़की दरवाजे नोच लिए गए। कोई अच्छे लोग घर से नहीं निकलते थे, छोड़ के शहर चले आए थे और उन लोगों को फिर प्रश्रय देके आप आतंकित करना चाहते हैं बिहार के लोगों को। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी। यह जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पलटवार किया। जाहिर सी बात है, जब कोविड की वैक्सीन आ जाएगी, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मार्च तक, लगभग जनवरी या मार्च तक लगभग हो जाना चाहिए ऐसा कुछ। अगर ऐसा आ जाती है तो उसके बाद मेरे हिसाब से अगर देश की सरकार अगर नॉमिनल फीस के ऊपर, नॉमिनल प्राइस के ऊपर अगर प्रदेश राज्य सरकारों को देगी, उसके बाद तो स्वास्थ्य तो एक स्टेट सब्जेक्ट है संवैधानिक तौर पे। अब वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि नॉमिनल फीस के ऊपर जो वैक्सीन उन्होंने ली है वो किस मुफ्त में बांटें या फिर नॉमिनल फीस पे ही बांटें या फिर एक कॉस्ट पे बांटें। अब अगर बिहार की जो अभी एनडीए की जो पूरा गठबंधन है, अगर वो इस बार चुनाव में जा रहा है और अगर नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में जा रहा है, अगर ये डिसीजन है कि कोविड वैक्सीन आएगी तो हम लोगों की मुफ्त में करवाएंगे वैक्सीन, टीका मुफ्त में लगवाएंगे, तो ये उनका डिसीजन है। दिल्ली नगर निगम के अस्पताल के डॉक्टर परेशान हैं। 4 महीने से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला, जिससे डॉक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिवार हैं और भी खर्चे होते हैं, लेकिन वेतन एमसीडी की तरफ से नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा।
ये समस्या हमेशा 5-6 सालों से चल रही है। ये हर बार का है, 3 महीना हो जाएगा, 3-4 महीना हो जाएगा, फिर 1 महीने की सैलरी देंगे। ऐसा कब तक चलेगा? हर बार का यही बोलना है, एक बार दो, इतना टाइम दीजिए, इतना टाइम दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे EMIs होते हैं, रूम रेंट, वो नहीं रुक पाते। वो उनको भी यही सेम बोल नहीं सकते हम कि 4 महीने बाद ये दो दीजिए, ये दीजिए, हमको टाइम दीजिए। नहीं होता, सब जगह सबका टाइम है ना। डॉक्टर भी डिफॉल्टर में आने लग गया आजकल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन दिए जाने की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांदा में प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने जुलाई से अब तक शिक्षकों को वेतन ना दिए जाने पर नाराजगी जताई। आपको बता दें, शिक्षकों ने जुलाई में कार्यभार ग्रहण किया, तब से अभी तक इन्हें वेतन नहीं दिया गया। अभी तक वेतन निर्धारित नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्यापन के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे जो शिक्षक साथी नए नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन संबंधी प्रकरण को लेकर के हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से। चूँकि उनका वेतन अभी तक आहरित नहीं हुआ, उनको सेवाएं देते हुए लगभग 3 से 4 महीने पूरे हो चुके हैं और सत्यापन के नाम पर उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए इस ज्ञापन को आज हम देने। यूपी के गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे को लोहे की चेन से बांधा गया है और बच्चे की आंखों में आंसू हैं। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वीडियो में बच्चे से उसकी परेशानी के बारे में पूछ रहा है और बता रहा है कि बच्चे की दादी उसे मारती है, जिसकी वजह से बच्चा भाग जाता है। बच्चे की मदद का भरोसा वीडियो बना रहा व्यक्ति बच्चे को दे रहा है। मैम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक बच्चे को चैन से बांधा हुआ है। क्या मामला है मैम? क्या कुछ पुलिस ने उसमें किया है? देखिए, इसके वीडियो के वायरल होने की सूचना हमें मिली। इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला वो बच्चा अपने घर में ही था और उसकी दादी ने ही उसको बांधा था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तो वो अकेली उनकी देखभाल करती थी, तो काम के दौरान वो अक्सर कि बच्चे कहीं चले ना जाए, इस करके उसने उनको बांधा था। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाएगी जिससे पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता। मैम, पुलिस मौके पर गई थी, परिवार को समझाया गया है कि इस तरीके का काम ना किया जाए। जी बिल्कुल, उनको बताया गया है कि और भी मानवीय तरीके से इस चीज़ को डील किया जा सकता है। कितने बड़े बच्चे थे मैम? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं इससे, एक बच्चा बड़ा है और एक लगभग। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के पटियाला के अस्पताल में व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई। दरअसल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि 7 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं दी जा रही। वहीं डॉक्टर ने कहा कि मैं डेंगू पीड़ित हूं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने हमारे बारे में कोई सोच नहीं रखी और ना ही हमें कोई सुविधा उपलब्ध मिल पा रही है और ना ही कोरोना के टाइम पर हमें कुछ फैसिलिटी दी गई। देखो मैं पीजी ਵਿੱਚ रहनी हाँ, मैनू 7 महीने तो मैं अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को पैसे लै रही हाँ अपने पीजी का रेंट देने वास्ते। दूजा कि साडे नाल डॉक्टर सीगे ए पॉजिटिव भी आए आ है ना। तो तीजा पॉइंट ये है कि हुण मैनू भी फीवर सीगा ते साडे कोई भी बैकअप नहीं हैगा। मैं डेंगू होया आ ते कोई भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी कर दिया कि अब राज्य में सीबीआई जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस पर बीजेपी सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शुरू से ही उद्धव ठाकरे सरकार जो इस केस के अंदर अपना प्रोकार कर रही है, मुझे लगता है कि उनकी मंशा थोड़ी अच्छी नहीं है। जिस प्रकार उनका पुलिस का व्यवहार है और जो प्रकार से सरकार के मंत्री स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को न्याय देना है तो कोई भी प्रणाली से उसको न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार का रहना चाहिए। जब सरकारें न्यायपालिका में या न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा गलत है। अगर हमने अब हाथरस वाला केस हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमें लगा कि इसमें न्याय मिलना चाहिए और हाँ खुद मुख्यमंत्री ने अपनी पुलिस को कहा कि आप छड़े सीबीआई जांच करें। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया। यानी अब महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सब फैसले को सही ठहराया। तो जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो जांच करने का अधिकार है। कोई टेररिज्म का विषय है, कोई और बड़ा मामला है, लेकिन मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की तो और किसी राज्य में एक एफआईआर दाखिल किया जाता है, वहाँ की केस सीबीआई को जाती है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है। उसका हनन अगर कोई करता है तो मजबूरन इस प्रकार के निर्णय सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, एकनाथ खड़से जी, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करता हूँ। एकनाथ खड़से जी महाराष्ट्र के राजनीति के एक प्रमुख नेता रहे हमेशा। उनकी अपनी एक भूमिका हमेशा रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, 40 साल से बीजेपी में रहे। मैं ये मानने वाला आदमी हूँ, अगर जो व्यक्ति चाहे शिवसेना में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनसीपी में हो, 40 साल काम करते और जीवन के आखिरी पड़ाव में पार्टी छोड़ जाता है, आँख में आंसू निकलता है, उसके पीछे का कारण भी ढूंढना चाहिए। अब ये तो राजनीतिक निर्णय है। खड़से साहब ने बीजेपी छोड़ी है और एनसीपी ने उनको प्रवेश दिया है। अब दोनों की कुंडली अगर जम गई होगी तो उनका। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में डबरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे ससुराल में आकर कमलनाथ ने मेरी बेइज्जती की, इतने गलत शब्द बोले हैं, आप लोग ही मेरा सम्मान लौटा सकते हैं। पिछोड़ का कॉलेज हो, बड़ी तहसील हो, सारे के सारे काम मैं भाई साहब से लड़ के कराऊंगी। मैं तो लड़ना जानती हूँ, अपने क्षेत्र में कुछ मांगना जानती हूँ। अगर मैं लालची होती राजनीति की तो मैं तो मंत्री थी, मैं इस्तीफा काय को देती। मैंने इस्तीफा तुम्हारे लिए दिया है और अब मेरी झोली तुम्हें भरना पड़ेगी। मेरी इज्जत का सम्मान जो कमलनाथ जी ने, आज तुम बता दो, मेरे
इतने यहाँ देवर खड़े होंगे, मेरे ससुर बैठे होंगे, मेरी नंदे और सासें होंगी, यहाँ मेरे भतीजे भी होंगे, इतने चाची चाची चिल्लाते थे सबरे के सबरे। तो आज उनके सामने मेरी ससुराल में आकर जो कमलनाथ ने मेरे से बेइज्जती करी है, जो इतने गलत शब्द बोला है, तो आप मेरी इज्जत के सम्मान, आप ही मेरी इज्जत का सम्मान लौटा सकते हो, ना कर वो तो बंगाली बाबा करके चलो। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मानक अग्रवाल ने कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए बयान दिया कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। Well, there are other people who have used far more objectionable words. I hope notice has been given to them also. एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार को झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी वासियों पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना के बाद यूपी में अब महंगाई बम फूटा है। सब्जियों के दाम आजकल इतने आसमान पर पहुंच चुके हैं कि लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। लोग जहां एक ओर कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वहीं सब्जियों के बढ़ते दाम से आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। अगर बात करें बाराबंकी की, तो बताते चले कि बाराबंकी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पानी की कमी होने के कारण सब्जी का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके चलते बाजार में सब्जी की आवक कम हो गई है और सब्जी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर बाजार में देखने को मिल रहा है। आलू के दाम ने लोगों के घरों का बजट पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि खाने की थालियों में से सब्जी पूरी तरह से गायब हो गई है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बाजारों में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो महंगाई से पूरी तरह से कमर तोड़ चुकी है। आलू 40 से 60 रुपए तक, भिंडी 40 रुपए किलो, हरी मिर्च 80 से 100 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए किलो, शिमला मिर्च 80 से 100 रुपए किलो, टिंडे 60 रुपए किलो। अगर बात करें सब्जी खरीदने वालों की, तो खरीदार सब्जी मंडी में तो आते हैं, लेकिन जब सब्जी के भाव पूछे जाते हैं तो कई लोग मायूस होकर उल्टे पांव वापस घर को लौट जाते हैं। इस दौरान जब ANB न्यूज की टीम सब्जी मंडी पहुंची और वहां के सब्जी खरीदार से बातचीत की गई, तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है। महंगाई की मार जो है आम जनता पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे सब्जी मंडी में इस समय ANB न्यूज की टीम है और यहाँ पे जो सब्जियों का भाव लिया गया वो जो है यहाँ पे आलू जो है 60 रुपये करीब बिक रही है और जो टमाटर है वो 60 से 70 रुपये है, प्याज जो है 70 रुपये किलो बिक रहा है, लौकी जो है 40 रुपये किलो बिक रही है। तो इससे जो है आम जनता पे महंगाई का असर सीधे तौर पर पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब भी आलू लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब क्या रेट चल रहा है यहाँ पे आलू? 45-40। तो महंगाई का दौर कैसा लग रहा है सब्जी में? क्या क्या महंगाई चल रही है? सभी महंगे भैया, सभी कुछ महंगा है। क्या क्या? टमाटर महंगा, अदरक महंगा, आलू महंगा, टमाटर। क्या होना चाहिए? रोक लगना चाहिए, बाकी तो लोग क्या करें। तो सुना आपने, क्योंकि यहाँ सिर्फ सब्जी खरीदार ही परेशान नहीं है, बल्कि सब्जी विक्रेता भी काफी परेशान है, क्योंकि सब्जी महंगी होने के कारण लोग कम आ रहे हैं, जिसको लेकर उनका काफी नुकसान भी हो रहा है। देखना ये होगा कि प्रशासन जनता की परेशानियों का समाधान कब तक कर पाती है, या फिर ऐसे ही आम जनता महंगाई से जूझती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज।
कोरोना महामारी के चलते जहां सारे काम प्रभावित हुए तो वहीं अब इसका असर त्योहारों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दशहरे पर इस बार महामारी की वजह से बहुत ही कम जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इस वजह से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों की डिमांड में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस बार जी बहुत घाटा पिया, जिथे असी 25-30 पीस बनाते सी वो सानू इस बारी मौके ते ही आर्डर आए 5-6 कि काफ़ी घाटा पिया लॉकडाउन के कारण। रामलीला भी कुछ परमिशनां नहीं मिलियां, कुछ परमिशनां मौके ते मिलियां, जिस कारण सानू 6-7 ही पीस के ऑर्डर मिले आ। वो भी इस बारी बहुत घाटा पिया। पिछों बांस भी बहुत महंगा आ रहा, कस्टमर गाहक साडे जेहड़े रावण दे वो पैसा नहीं भरते पे। बहुत ज़्यादा पई साडे होया, कुछ साडे भरा सीगे मल्ले दे, अपने ताए दे मुंडे सारे बनाते सीगे, वो भी इस वक्त घर। उधर उत्तर प्रदेश चित्रकूट में बीजेपी नेता की गाड़ी से पिकअप वैन टकरा गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जय विजय सिंह की मौत हो गई। वहीं गाड़ी चला रहे उनके पुत्र घायल हैं। घटना की सूचना पर मौके पर जिले के बीजेपी नेता और पुलिस महकमा पहुंच गया। हमारे जनपद की अपूर्णीय क्षति है और जय विजय जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी यहाँ रहे और मंडल अध्यक्ष से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। मंडल अध्यक्ष रहे, फिर जिलाध्यक्ष बने, आज किसान मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। बांदा में प्रशिक्षण में वहाँ अपना वक्तव्य दे करके लौट रहे थे और 200 के बांदा लगे थे, महुआ और बांदा दोनों मंडलों में। और लौटते समय अचानक ये एक्सीडेंट हुआ अपना जो है और उसी में यहाँ से रिफर किया गया प्रयागराज के लिए और वहाँ प्रयागराज में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने ट्रामा सेंटर में रिफर किया। यूपी के सीतापुर जनपद में एक महिला ने अपने पति के लिए मांगी गई मन्नत पूरी होने पर मां काली को अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। अंधविश्वास की यह घटना शहर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा की है। वहीं वारदात के बाद मंदिर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि इसने अपनी जबान किस मंदिर में देवी माँ को चढ़ाई है, अपने से काटी हुई है, थोड़ा सा कटा हुआ है और उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई है और इसको भर्ती किया गया है। उसकी हालत। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए पुलिस लाइन भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने दरोगा इंतजार अली को 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी, तो साथ ही उन्हें दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेने को कहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से दरोगा इंतजार अली आदेश की अनदेखी करते हुए दाढ़ी रख रहे थे। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बैठा दी। उधर राजस्थान में दबंगों का आतंक थमने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन इनकी दबंगई की खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला जयपुर से सामने आया, जहां बुजुर्ग ने उपखंड कार्यालय बांदीकुई के आगे खुद को पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कुछ नेताओं ने बुजुर्ग को बचा लिया। भाई साहब, ये मामला है कि ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है ज़बरदस्ती। उस अतिक्रमण के लिए बुजुर्ग आदमी हैं, इन्होंने कई बार लंबे समय से सारे कागज़ इनके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, उसके बाद भी किसी धन बल के ज़ोर पर उनकी ज़मीन को हथियाया जा रहा है। जैसे हमको पता लगा कि बुजुर्ग आदमी इतने दुखी हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं सरकार से, धक्के खा करके अब आप देख लें कि इन्होंने मेरी ये हालत कर दी। कोई न्याय नहीं है साहब, अन्याय हो रहा है इनके साथ। तो इस अन्याय के खिलाफ हम आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ हैं। मैं इसीलिए मुझे जैसे ही पता लगा तो हम आए थे और इनको ये समझाया कि बाबूजी, मौत आत्महत्या कोई समाधान थोड़ी है समस्या का।
संघर्ष हमारा जीवन है और हमें संघर्ष करते रहना है, और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक आपकी ज़मीन आपको वापस। अमेठी के ककवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर कई दशकों से ओवरब्रिज बनाए जाने के कवायद को मूर्त रूप देते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष रामलीला समिति। ये बताइए किस प्रकार की समस्या है ओवरब्रिज को लेकर? ओवरब्रिज को लेकर के समस्या ही समस्या है। इस ओवरब्रिज का निर्माण जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इससे कस्बे का एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ जाएगी। अमेठी कस्बे के अंदर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर चौक की दूरी मात्र 330 मीटर है और 300 मीटर के उसमें रैंप उतारा जा रहा है। कुल 12 मीटर चौड़ी सड़क है और 18 मीटर और 16 मीटर चौड़ाई में इसको लिया जाएगा, जिससे कम से कम दोनों तरफ सभी मकाने 2 से 2.5 मीटर टूट रहे हैं। इससे समस्त निवासियों का जो सैकड़ों साल से इस रोड पर रह रहे हैं, व्यापार तो जाएगा, चाहे रहायशी भी चला जाएगा और ये मुर्दा घर की तरह दिखाई पड़ेगा। ककवा रोड सन्नाटा हो जाएगा और ककवा रोड अगर चला गया तो अमेठी में कुछ नहीं बच। हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुरैनी में राशन के लिए परेशान हो रहे लोगों में खुली वोटिंग हुई थी, जिसमें 36 वोट से जीतने के बाद भी राशन की दुकान नहीं मिली, जिसको लेकर जीतने वाली महिला ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुकान दिलाने की बात कही। तो वहीं वीडियो ने बताया कि शासन आदेश के कारण ही देरी हो रही है। राशन की दुकान जो कोटा चयन होना था, उसी के लिए खुली बैठक आयोजित की गई थी। उसमें खुली बैठक में उसकी कार्रवाई में महिला समूहों का आवेदन लिया गया और उसमें 3 समूहों का आवेदन आया था। उसके बाद मतदान कराया गया, बस इसे गिनती के आधार पर कि गिन लिया गया किसके पक्ष में कितने लोग हैं। उसके बाद जो नया शासनादेश आया था उसके अनुसार ये है कि उस समूह के क्रियाकलाप को देखा जाएगा कि कौन सा समूह कितना एक्टिव है, उसका लाभ कितना है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो जो वर्तमान ये विवाद हुआ है कि किसको राशन की दुकान दी जाए या ना दी जाए, इसमें जो विलम्ब हो रहा है बस नियमों को लेकर हो रहा है और हमारा यही प्रयास है कि हम किसी एक के पक्ष में ऐसा भेदभाव ना करें और जैसा आपने देखा भी होगा कि हम पूरी निष्पक्ष तरीके से इस मामले। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आलू से भरे ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप पीछे से जा घुसी। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 14 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। सभी मजदूर मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ काम की तलाश में जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 181 पर एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक पिकअप जिस पर कि 15 लोग सवार थे, ये जाकर के एक खड़ी ट्रक को पीछे से धक्का मार दिया और इस घटना में एक जो व्यक्ति है उसकी डेथ हुई है। 11 लोग त्रिवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं और 3 को कानपुर रेफर। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक महिला और 2 बच्चों के गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल मामला बांसवाड़ा शहर की रातीतलाई क्षेत्र का है, जहां पूरा परिवार धौलपुर का रहने वाला है। वहीं मामले की सूचना को पाकर पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन सर आरोपी के बारे में अभी भी हम लोग मतलब कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो किस चीज़ का मिला नहीं है। ये संभावना जताई जा रही है यहाँ पे पूछताछ करने में कि शायद पति ने ऐसा किया हो। क्या नाम है सर पति का? सर कितने सदस्य रहते? सर ये परिवार जो भी कैमरे वगैरह सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे लगे हैं सबको देख रहे हैं और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस सबसे साथ। पंजाब के मोगा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी कन्या स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों की गिनती तो 1200 के करीब है, लेकिन 100 से कम बच्चे ही स्कूल में आ रहे हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि पढ़ाई तो ऑनलाइन भी ठीक थी, लेकिन स्कूल में आकर उन्हें अच्छा लगता है। सर जो जानकारी आज स्कूल के अंदर
लॉकडाउन तो बाद 2 दिन हुए स्कूल खुले ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲॉकडाउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਸੀ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਲੈ ਕੇ 1230 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, मम्मा डैडी तो। यूपी के बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिरकत की, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी से कहना चाहता हूं 14 नहीं, आप 1400 मुकदमे कर लीजिए, लेकिन जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं और ये जो आपका जातिवादी चेहरा है, इसका नकाब मैं बार बार नोचता रहूंगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आपके असली चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाऊंगा। और मेरा अपना मानना है कि हत्यारे, बलात्कारी, डकैत, चोर, माफिया, अगर इसकी जाति देखकर कार्रवाई होगी तो ये अन्याय है प्रदेश की जनता के साथ। वहीं झारखंड रांची के कोतवाली थाने में बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया गया। बच्चों की समस्या को लेकर कोतवाली परिसर में बाल मित्र थाने के कक्ष का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में बच्चों ने फीता काटकर किया। यहां जिले के किसी भी क्षेत्र के बच्चे आकर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न या समस्या की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही इस थाने का उद्देश्य है कि अगर कोई बच्चा अपनी छोटी उम्र में गलत संगत में पड़कर कोई गलत काम करता है तो बच्चे को यहां लाकर उसे सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। हर समय में, हर एज में कहीं न कहीं ये प्रवृत्तियां रही हैं। हर समय अच्छा प्रयास हुआ है, प्रयास आगे चला है ताकि हम इस रास्ते पर खड़े हैं। फिर से एक नया जो एक शिथिलता आ गई थी, एक अकर्मण्यता आ गई थी, या कहीं ना कहीं जो हम लोग प्रायोरिटी चेंज होती रहती है, ये प्रायोरिटी पीछे छूट गया था। तो हम ये नहीं बोलें कि नई शुरुआत है, ये फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने की एक चेष्टा है। नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए टीम के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नई संकल्पनाओं के साथ, ये समाज के साथ, एक अच्छे प्रवृत्तियों के साथ, एक अच्छे पुलिसिंग स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा। पंजाब के पटियाला के बहादुरगढ़ रोड पर एक महिला के साथ ऑटो चालक द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया। दरअसल ऑटो में बैठी महिला को ऑटो चालक ने पेचकस से मारा। वहीं महिला के शोर मचाने पर ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। सुखदेव सिंह। हाँ सर, दस दो की मैटर है, किहड़ी जगह जिहड़ी वारदात होई सी, की होए सी? ਇਹਦੀ FIR ਨੰਬਰ 210 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 323 354 B 376 511 IPC ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੋਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। पंजाब के हल्का मलोट के गांव में औलख में मुख्तसर से दवाई लेने गए कि युवक के गोलियों से भूनकर मारकर हत्या कर दी गई। SP राजपाल ने बताया कि मुख्तसर निवासी रणजीत सिंह अपनी पत्नी राजवीर कौर के साथ हल्का मलोट के गांव औलख में दवाई लेने के लिए आया था। जैसे ही वह गांव औलख में अस्पताल के सामने पहुंचा तो एक स्विफ्ट कार सवार 4 नौजवानों ने रणजीत सिंह पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां लगने से रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सर आज जो फायरिंग हुई है की मामला की है जी, कौन है बंदा, कितों का? ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਕੰਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ।
और इसी बीच बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें, जम्मू के पुंछ के कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला किया गया है। कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर बड़ा हादसा जो है वो टल चुका है और गनीमत रही कि ग्रेनेड जो है वह फटा नहीं। इलाके को घेरकर संदिग्ध की लगातार तलाश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, जम्मू के पुंछ के कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि ग्रेनेड जो है वह फटा नहीं है। इलाके को घेरकर संदिग्ध की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से तमाम दर्शकों को बता दें, जहां पर पुंछ के कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला हुआ। हालांकि ग्रेनेड फटा नहीं और इलाके को घेरकर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जम्मू के पुंछ के कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला हुआ है, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए ये पुंछ में एक घटना हुई है। जो कलाई ब्रिज पड़ता है पुंछ के अंदर, वहां पर एक फ्लाइंग स्क्वाड जा रही थी, उसके ऊपर ग्रेनेड हमला हुआ है। गनीमत ये रही है कि एक ग्रेनेड जो है फ्लाइंग स्क्वाड के साथ लगकर नीचे गिरा और फटा और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद से सतर्क जवान जो है उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और संदिग्ध की जो है तलाश की जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, जम्मू के पुंछ के कलाई ब्रिज में फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि ग्रेनेड जो है वह फटा नहीं और इलाके को घेरकर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मिल पा रही है जम्मू से, जहां पर पुंछ के कलाई ब्रिज फ्लाइंग स्क्वाड पर ग्रेनेड हमला हुआ है। रामनगरी अयोध्या में दुर्गा पूजा विसर्जन स्थल को तैयार करने के लिए सरयू तट पर भूमि पूजन किया गया। यह पूजन केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने विधि विधान पूर्वक कर विसर्जन स्थल को तैयार किए जाने का कार्य शुरू कर दिया। प्रत्येक वर्ष के बाद ये कार्यक्रम था। पूरे जनपद में लगभग 1200 स्थानों पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा बैठाई गई है, उसका विसर्जन होना है और 50 से 60% प्रतिमाएं घरों के अंदर इस बार कोरोना को देखते हुए जो शासन की गाइडलाइन है उसको देखते हुए घरों में बैठाई गई है। उसके अलावा लोग निजी ज़मीन पर, निजी मकान पर भी पूजा करने के लिए प्रतिमा को बैठाए हैं और इस बार दुर्गा पूजा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।